बहुत समय पहले की बात है। राजू नाम का एक व्यक्ति था जो कि एक छोटे से गांव में रहता था। उसके घर में उसकी बीवी सुषमा और एक बच्ची रहती थी। राजू एक किसान था। उसके घर के पीछे उसकी एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह विभिन्न प्रकार के पेड़ लगाता था और उन पेड़ों पर फल आने के बाद उन्हें बाजार में बेचा करता था। राजू दोपहर के समय एक रेडी पर अपने सारे फल रखकर गांव-गांव में बेचा करता था और शाम के समय वह एक बड़ी बाजार में जाकर उन फलों को बेचा करता था। इससे उन फलों को बेचकर उसकी काफी अच्छी कमाई हो जाया करती थी। राजू की रेडी पर हमेशा ही ताजा और अच्छे फल मिलते थे, इसलिए हमेशा ही उसके रेडी पर फल लेने वालों की भीड़ लगी रहती थी। राजू भैया जरा 1 किलो आम और 1 किलो केला कर देना। तभी वहीं पर खड़े एक बूढ़े दादाजी बोलते हैं, राजू बेटा मेरे लिए भी 1 किलो केले कर देना। जी काका मैं अभी कर देता हूँ। राजू बेटा मैंने सुना है इस साल तुम्हारे खेत में आम की फसल बहुत ही अच्छी हुई है। हाँ काका इस साल काफी अच्छी फसल आई है। हाँ परसों ही मैं तुम्हारी दुकान की आम अपने घर लेकर गया था। घर पर सबको तुम्हारे आम बहुत पसंद आए और उन्होंने मुझे यहाँ दोबारा आम लेने भेजा। ऐसा करो तुम 1 किलो आम ही कर दो, केले रहने दो। जी काका मैं आपको 1 किलो आम ही कर देता हूँ, केले रहने देता हूँ। इस तरह राजू के आम का व्यापार काफी अच्छा खासा चल रहा था। शाम तक सारे आम बेचने के बाद राजू घर चला जाता है। सुषमा ये लो आज का मुनाफा, इस बार हमारी आम की फसल काफी अच्छी हुई है, इसलिए हमें मुनाफा भी काफी अच्छा हुआ है। जी हाँ, फसल को तो अच्छा होना ही था, आखिर इसके पीछे आपकी इतनी मेहनत जो है। हाँ ये तो तुमने सही कहा। अच्छा सुषमा कल मैं सुबह सुबह बड़ी बाजार जाऊंगा, वहां से कुछ खाद खरीद कर लाना है। मैंने सुना है अभी बाजार में काफी अच्छी क्वालिटी की खाद आई हुई है जो फलों की गुणवत्ता को और बढ़ा देता है। तो कल सुबह तुम मुझे जल्दी जगा देना, ठीक है ना? ठीक है जी, मैं आपको कल सुबह जल्दी ही जगा दूंगी। इस तरह राजू अगली सुबह अपने बगीचे के फलों के लिए कुछ खाद और बीज खरीदने बड़ी बाजार में जाता है। वहां उसे बाजार में दुकानों पर रखे आम और अन्य फलों की कीमतें देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। अरे बाप रे, इतने महंगे दाम, लेकिन मैं तो बहुत ही सस्ता फल बेचता हूँ। लेकिन यहाँ पर तो लोग मेरे दाम से 2 गुना दाम में फल बेच रहे हैं और इन फलों की क्वालिटी तो बिल्कुल ही घटिया लग रही है। लेकिन फिर भी लोग धड़ाधड़ खरीदे जा रहे हैं। मुनाफा हो तो ऐसा हो। मैं तो बहुत ही सस्ते दाम में फल बेच रहा था, लेकिन मेरे गांव के पास जो बाजार है वो बहुत छोटा है। अगर मैं दाम भी बढ़ा देता हूं तो वहां पर लोग इतने महंगे फल नहीं खरीद पाएंगे, इसलिए दाम तो मैं नहीं बढ़ा सकता और इस बाजार में आकर भी फल नहीं बेच सकता, क्योंकि यह बाजार मेरे घर से बहुत दूर है और यहाँ आते आते शाम हो जाएगी। फिर मैं फल कब बेचूंगा? चलो फिलहाल मैं अभी यह खाद लेकर जाता हूँ। ऐसा सोचकर राजू बाजार से सामान लेकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन राजू अपने गांव के पास छोटी सी बाजार में अपने फलों की दुकान लगाता है। राजू अभी उसी दाम में फल बेच रहा था और राजू के फल भी काफी अच्छे बिक रहे थे।
पर राजू के दिमाग में उथल पुथल चल रही थी। अगली सुबह राजू जब बगीचे में फल तोड़ने के लिए जाता है तो वह देखता है फल अभी पूरी तरह से पके ही नहीं थे। अरे ये फल तो अभी पूरी तरह से पके ही नहीं है, इन्हें पकने में तो कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा। 1 हफ्ते तक मैं बिना फल बेचे घर में बैठे बैठे क्या करूंगा। राजू ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके मन में एक विचार आता है और वह कच्चे फलों को ही तोड़कर घर ले जाता है और घर पर जाकर उस फलों में जल्दी फलों को पकाने वाली दवाओं का छिड़काव करता है। छिड़काव करने के बाद 1 घंटे के अंदर में ही सारे फल पक जाते हैं और राजू उन फलों को लेकर बाजार चला जाता है। लोगों को राजू पर बहुत भरोसा था क्योंकि राजू बहुत ही ताजा और अच्छी गुणवत्ता वाले फल बेचता था, इसलिए लोग रोज की तरह उस दिन भी राजू की दुकान पर आते हैं और फल खरीद कर ले जाते हैं। ऐसे ही राजू के सारे फल खत्म हो जाते हैं और वह घर चला जाता है। अगले दिन जब राजू फल बेचने के लिए आता है तो उसकी दुकान पर कुछ ग्राहक इकट्ठे होकर आते हैं। राजू भाई, तुमने ये कैसे आम दिए हैं? मुझे तो इसमें बिल्कुल स्वाद नहीं आ रहा। ये देखो अंदर से कितने खराब हो गए हैं ये आम, और इनका स्वाद तो बहुत ही खराब लग रहा है। हाँ राजू भाई देखो, मैं भी कल तुम्हारे यहाँ से आम लेकर गया था और ये तो बिल्कुल ही काले पड़ गए हैं। लगता है यह आम मिलावटी है, तुमने हमें मिलावटी आम बेचा है। अरे भैया ये कैसी बात कर रहे हो आप? आम तो मैं बिल्कुल ही ताजा बेचता हूँ। मैं बिल्कुल 1 नंबर क्वालिटी के आम बेचता हूँ। मेरे जैसे आम तुम्हें इस पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेंगे। तो भैया तुम ही रखो ही आम, हमें नहीं चाहिए, हद होती है। एक तो मिलावटी आम बेचते हो और ऊपर से अनजान बनने का दिखावा करते हो। ये लो पकड़ो अपने आम, अब तुम्हारी दुकान पर मैं आम खरीदने कभी नहीं आऊंगा। हाँ, मैं भी अब इस दुकान पर आम खरीदने कभी नहीं आऊंगा। हाँ जाओ जाओ, अगर तुम नहीं आओगे तो मेरे फल बिकना बंद नहीं हो जाएंगे। और भी ग्राहक है यहाँ मेरे आम खरीदने के लिए। ऐसे सारे लोग राजू पर गुस्सा करके वहां से चले जाते हैं। अब ऐसा रोज होने लगा, जो भी लोग राजू की दुकान पर से फल खरीद कर ले जाते अगले दिन ही शिकायत के साथ उसके फल वापस दे जाते। धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहकों की कमी होने लगी क्योंकि राजू ने मिलावटी फल बेचना बंद नहीं किया। उसने फलों को पकाने के लिए उनमें केमिकल का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से फल की गुणवत्ता खराब हो गई। फिर एक दिन ऐसा आया कि राजू की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता है और राजू सारा दिन इंतजार करने के बाद अपने फलों का ठेला लेकर घर चला जाता है। फिर राजू उन फलों को अपने गांव की गलियों में बेचने जाता है, लेकिन वहां पर भी कोई भी राजू के फलों को खरीदना नहीं चाहता और निराश होकर राजू घर चला जाता है। ऐसे ही अगले दिन राजू फिर से अपनी रेडी लगाता है, लेकिन ग्राहकों ने अब राजू की रेडी पर आना बंद कर दिया था। क्या हुआ जी, आजकल आपके फल बिल्कुल नहीं बिक रहे?
आपके फल तो अच्छी गुणवत्ता से भरपूर है, फिर लोग आपके फल क्यों नहीं खरीद रहे हैं? सुषमा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे फल काफी अच्छे बिक रहे थे और मुझे कमाई भी अच्छी हो रही थी, इसलिए मेरे मन में लालच आ गया था और मैंने समय से पहले ना पके हुए फलों को तोड़कर उसमें केमिकल मिलाकर और उसको पकाकर बाजार में बेचने लगा। शुरुआत में तो मेरे फल काफी अच्छे बिक रहे थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों को मेरे फलों में मिलावट होने का पता चल गया और अब बाजार में तो क्या पूरे गांव में कोई मेरा फल नहीं खरीद रहा। यह आपने क्या किया? अब हम क्या करेंगे? आपको सोचना चाहिए था। मिलावटी फल खिलाकर लोगों के शरीर के साथ आप खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? आपको पता है ना मिलावटी फल खाने से कितनी बीमारियां होती हैं? और हम लोग खुद अपने खानों में मिलावटी फलों से परहेज करते हैं। फिर भी आपने फलों में मिलावट करके बेचा। आपको यह नहीं करना चाहिए था। देखो इसका परिणाम क्या हुआ। अब हमारे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। आपके फल खराब हुए सो हुए, लोगों का आपसे भरोसा भी उठ गया। इस घटना से राजू को सबक तो मिल गया था, पर वह अब क्या कर सकता था? राजू ने अपनी एक गलती की वजह से अपना पूरा जमाया काम खत्म कर दिया। तो देखा दोस्तों, थोड़ी सी लालच करने से कितना बड़ा नुकसान होता है। इसीलिए दोस्तों, हमें कोई भी काम बिना लालच किए करना चाहिए, वरना हमारा भी हाल कुछ ऐसा ही हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। बहुत समय पहले की बात है। काशीपुर नाम का एक गांव था जिसमें दो भाई रहते थे, राजू और रवि। दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई थी और वे एक साथ रहकर आम की खेती करते थे। बड़ा भाई राजू बहुत कंजूस और दुष्ट किस्म का आदमी था, जबकि छोटा भाई रवि बहुत दयालु और मददगार स्वभाव का था। एक दिन गांव में एक बूढ़ी औरत आम बेचने आई। आम ले लो, ताजा आम। आम वाली आई, वो पुकार रही थी, तभी वहां एक बच्ची आई। बच्ची ने पूछा, दादी आम कैसे दिए? एक आम 20 का है बिटिया। दादी आम तो बहुत महंगे हैं, आप 10 का एक आम दे दो। तभी वहां राजू ने उसकी आवाज सुनी और जाकर बूढ़ी औरत से पूछा, दादी यह आम कैसे रुपए है? तभी राजू बोला, मुझे 2 आम 10 रुपए में दे दो, वरना ठीक नहीं होगा। बेटा इतनी कम कीमत में नहीं होगा, मुझे 20 रुपए का एक आम बेचना है, तभी मेरी पूंजी निकल पाएगी। इससे पहले कि दादी और कुछ बोलती, राजू ने एक आम उठाया और वहां से भाग गया। रवि यह सब पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था। रवि दादी के पास आया। दादी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे कहीं नहीं जाएंगे। वह जो आम उठाकर भाग गया है वो मेरा भाई है। ये लो 20 रुपए, जो कि आम के दाम थे। राजू हमेशा सही दाम पर भी मोल भाव करता था। बूढ़ी औरत रवि की दयालुता से प्रभावित हुई और उसका धन्यवाद करके चली गई।
लेकिन गांव के लोग राजू को पसंद नहीं करते थे, जबकि रवि की उदारता और मददगार स्वभाव के कारण उसकी बहुत इज्जत करते थे। राजू इस बात से परेशान था कि सभी लोग रवि की तारीफ करते हैं और उसकी कोई नहीं करता है। उसने फैसला किया कि अब रवि को सजा देगा और सारा घर का काम उसी को करना पड़ेगा। राजू ने रवि को आदेश दिया कि अब से घर का सारा काम, खाना बनाना, सफाई करना और खेत की देखभाल भी तुझे ही करनी पड़ेगी। रवि बेचारा हमेशा की तरह चुपचाप मान गया। वह रोज सुबह जल्दी उठकर खाना बनाता और फिर खेत की रखवाली करने के लिए चला जाता। उनका खेत गांव से बहुत दूर जंगल के किनारे था। रोज कई बंदर रवि के खेत में आते और आम खाने लगते। रवि उन्हें भगा देता था। एक दिन राजू ने रवि से कहा, अब हम दोनों बड़े हो चुके हैं, हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। भैया आप ठीक कहते हैं, अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। राजू और रवि दोनों की शादी हो जाती है। राजू की पत्नी लीला राजू से कहती है, सुनिए जी, गांव में तो सिर्फ रवि की ही चर्चा है और आपकी तो चर्चा कोई भी नहीं करता। सभी लोग उसका ही तारीफ करते हैं, ऐसा क्यों? ये सुनकर राजू थोड़ा गुस्सा हो जाता है। तभी लीला राजू से कहती है, सुनिए जी, रवि को अलग कर दीजिए और जायदाद का आधा से भी कम हिस्सा दे दीजिए और अब से हम लोग दोनों अलग अलग घर में रहेंगे और अलग अलग ही खाना खाएंगे। अब मुझसे साथ में रहा नहीं जाता। राजू ने ऐसा ही किया। दोनों का घर बंटवारा हो गया और खेत भी बंटवारे हो गए। अब वो दोनों अलग अलग खेत में बंदर भगाने के लिए जाने लगे। रवि की पत्नी सीता ने रवि से कहा, सुनिए जी, आपके बड़े भाई ने तो बहुत कम हिस्सा दिया है, घर का हिस्सा भी कम दिया है। और खेत में भी कम हिस्सा दिया है। आप उनसे क्यों कुछ नहीं कहते हैं? तभी रवि बोलता है, सीता तुम ऐसा मत सोचो, इतना हमारे लिए काफी है। आखिर वह मेरा बड़ा भाई है। मैं उससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता। उसने जो भी मेरे बारे में सोचा होगा सही सोचा होगा। राजू बड़ी बेरहमी से बंदरों को मार करके भगा देता था। वही रवि ने भगाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसने सोचा बंदर भूखे हैं, अगर कुछ आम भी खा लेते हैं तो क्या हुआ, खेत में बहुत सारे आम हैं। वही दूसरी ओर राजू अपने खेत में बंदरों को देखते ही डंडे से मारकर भगा देता था। जल्दी ही बंदरों को समझ में आ गया कि रवि बहुत दयालु है और वे केवल उसी के खेत में आते थे। एक दिन रवि खेत में रखवाली करते करते सो गया। बंदरों ने उसे सोते देखा और सोचा कि वह मर गया है। तभी एक बंदर बोला, ये किसान बहुत अच्छा है, हमें हमेशा अपने खेत से आम खाने देता है। चलो इसे सोने की गुफा में ले चलते हैं। रवि ने उनकी बात सुन ली और मरने का नाटक किया। बंदर उसे उठाकर जंगल की गहराइयों में ले गए और एक छुपी हुई गुफा में डाल दिया। गुफा के अंदर हर तरफ सोना और जवाहरात चमक रहे थे। बंदरों ने उसे वहां छोड़ा और चले गए। जैसे ही बंदर चले गए, रवि उठकर चारों तरफ देखने लगा। इतना सारा सोना मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था।
उसने जल्दी से बोरी में सोना भरा और घर की तरफ चल पड़ा। धीरे धीरे रवि बहुत अमीर हो गया। उसने एक बड़ा मकान बनवाया और अपनी पत्नी के लिए नए कपड़े और गहने भी खरीदे। एक दिन राजू की पत्नी लीला ने देखा कि रवि अचानक बहुत अमीर हो गया है। उसने राजू से कहा, तुम्हारे भाई ने इतना सारा धन कैसे कमाया है? हमें इस राज का पता लगाना चाहिए। राजू जलन से भरकर लीला को सच्चाई जानने के लिए भेजता है। लीला ने जब सीमा और रवि से उनके अमीर होने का राज पूछा तो वे मासूमियत से बंदरों और सोने की गुफा के बारे में सब कुछ बता देते हैं। लीला ने घर आकर राजू को सारी बात बताई। अगले दिन राजू भी रवि की तरह खेत की रखवाली करने गया और बंदरों के आने का इंतजार करने लगा। बंदर आए और उसे सोता देख सोचने लगे कि यह भी मर गया है, लेकिन इस बार एक बंदर बोला, ये किसान तो बहुत कंजूस और लालची है, इसे सोने की गुफा में नहीं ले जाना चाहिए। और बंदर उसे वहीं छोड़कर चले गए। राजू घंटों इंतजार करता रहा लेकिन कोई उसे गुफा में नहीं ले गया। वो खाली हाथ घर लौट आया। राजू समझ गया कि उसकी लालच ने उसे कुछ नहीं दिलाया। उधर रवि अपनी दयालुता के कारण गांव में सभी का चहेता बना रहा। राजू को भी आखिरकार समझ आ गया कि सच्ची दौलत दयालुता और उदारता में होती है, ना कि सोने और चांदी में। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। एक समय की बात है, बलरामपुर नाम के गांव में सोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी रूपवती और बूढ़ी मां के साथ रहा करता था। सोहन की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम मुन्नी था। सोहन अपने परिवार का भरण पोषण गांव के मुनिम जी के यहाँ मजदूरी करके करता था। सोहन का घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। सोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर रूपवती दिन भर मेहनत करके तरह तरह के फसल उगाती और गांव के बाजार के दिन सब्जियां और फल बेचा करती थी। सारे बलरामपुर वासियों रूपवती से ही सब्जियां और फल खरीदते थे। ले लो फल और सब्जी ले लो, ताज़ा ताज़ा सब्जी ले लो, हरी भरी फल और सब्जी ले लो, सिर्फ 20 रुपए फल और सब्जियां ले लो। रूपवती कैसी हो? घर में सब ठीक तो है ना? और मुन्नी कैसी है? मदन काका, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक ही है और मुन्नी भी बिल्कुल ठीक है काका। और बताओ आज बाजार कैसे आना हुआ और काकी कैसी है? क्या बताऊं रूपवती, तुम्हारी काकी किसी काम से दूसरे गांव गई है, इस कारण रसोई का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। तो सोचा क्यों ना आज बाजार से सारा सामान लेते चलूं। अच्छा तो ये बात है। रूपवती तुम ये बताओ टमाटर कैसे किलो बेच रही हो? वही रोज की तरह 20 रुपए ही बेच रही हूँ। अच्छा ऐसा करो रूपवती, मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। क्यों नहीं काका, अभी देती हूँ। इतना कहकर रूपवती मदन काका को 1 किलो टमाटर दे देती और बदले में मदन काका से पैसे ले लेती है। रूपवती के खेत में एक पुराना कुआं भी था जो सालों भर सूखा ही रहता। उस कुएं में एक बूंद पानी भी नहीं था। इस कारण रूपवती दूसरे गांव वालों के कुएं का पानी अपने खेतों की सिंचाई और खेती के लिए इस्तेमाल करती थी। अपने कुएं से पानी लेते देखकर कुएं का मालिक हरिदास को रूपवती से बहुत जलन होती थी।
एक दिन जब रूपवती अपने खेतों में मेहनत से काम कर रही थी, तभी वहां कुएं का मालिक हरिदास आता है और रूपवती से कहता है, अरे रूपवती, कैसी हो और खेतों का काम कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ हरिदास चाचा, और खेतों का काम भी ठीक ही चल रहा है। मैं ये कह रहा था रूपवती कि मैं तुम्हें बहुत सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ। अब मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता क्योंकि गर्मियों का समय आने वाला है और मेरे कुएं में पानी बहुत कम हो गया है। लेकिन हरिदास चाचा, अभी तो गर्मियों का समय आने में 2-3 महीने बाकी है। तब तक मैं अपनी खेतों का काम कैसे करूंगी, आप ही बताइए। मैं कुछ नहीं जानता रूपवती, ये तुम्हारी दिक्कत है, तुम अपना समझो। मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। ये सुनकर रूपवती मन ही मन बहुत दुखी हो जाती है और घर जाकर अपने पति सोहन को सारी बातें बताती है। यह क्या हो गया भाग्यवान, ये क्या परेशानी आ पड़ी, अब हमारा घर का गुजारा कैसे होगा? आप चिंता ना करें, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। भाग्यवान ऊपर वाला सब देख रहा है, प्रभु हमारी मदद जरूर करेंगे। अच्छा ठीक है रूपवती, तुम जाकर आराम करो, मैं हरिदास काका से मिलकर आ रहा हूँ। ये कहकर सोहन हरिदास काका से मिलने उनके घर की ओर निकल पड़ता है। हरिदास काका, ओ हरिदास काका, घर में हो कि नहीं? अरे कौन है भाई, रुको आता हूँ। अरे सोहन, तुम हो और मेरे घर कैसे आना हुआ? हरिदास काका, मुझे रूपवती ने बताया कि आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया। हाँ सोहन, ये बात सच है कि मैंने रूपवती को अपने कुएं का पानी लेने के लिए मना कर दिया। ऐसा क्या हो गया हरिदास काका जो आपने कुएं का पानी भरने से मना कर दिया? देखो सोहन, मैं तुम्हें कई सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूं और इस बार गर्मियों का समय आने वाला है। इस कारण मेरे कुएं का पानी बिल्कुल सूख कर कम हो गया है। अगर मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी देता हूं तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। लेकिन हरिदास काका, अभी तो गर्मियां आने में 2-3 महीने का समय है, तब तक मेरे खेतों का क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानता। सुनो, मैंने रूपवती को भी कहा था कि यह तुम्हारी समस्या है, मैं तुम लोगों को अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। हरिदास काका को कुएं का पानी देने के लिए सोहन मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हरिदास नहीं मानता है। फिर सोहन दुखी होकर थक हार कर घर की तरफ निकल पड़ता है। क्या हुआ, हरिदास काका ने क्या कहा? रूपवती, हरिदास काका ने मना कर दिया पानी देने को। कह रहे थे अगर मैं तुम्हें पानी देता हूं तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। पानी के बिना क्या होगा भाग्यवान, हमारे सारे खेत तो सूख जाएंगे और हमारा गुजारा कैसे होगा? अच्छा, वह जो हमारा पुराना कुआं है उसको खुदवाने में कितना खर्च लगेगा भाग्यवान? 500 तो लग ही जाएंगे। अरे हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है। अच्छा, अगर मैं खुद से ही कुएं को खोद दूं तो? आपसे नहीं हो पाएगा। अब कुआं मिस्त्री खोद लेगा तो मैं क्यों नहीं कर लूंगा। अच्छा भाग्यवान, कल सुबह सुबह दोनों कुएं के पास चलेंगे और कुआं खोद कर देखेंगे। अच्छा भाग्यवान, जाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है, जाओ घर में जो कुछ भी है वह फटाफट लेकर आओ। इतने ही बीच में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। ये किसकी आवाज है?
दोनों बाहर निकलकर देखते हैं तो एक साधु महाराज उनके घर के बाहर भिक्षा मांगने के लिए खड़े होते हैं। जो कुछ भी घर में हो, चावल गेहूं बाजरा दाल, वह मुझे थोड़ी सी दे दो बेटा। साधु महाराज, हम सब पहले से ही इतने गरीब हैं, हम जैसे तैसे करके अपना जीवन गुजार रहे हैं, ऐसे में हम आपको कहां से दान दें? सोहन की स्थिति देखकर बाबाजी समझ चुके थे और बोले, कोई बात नहीं बेटा, अब मैं चलता हूँ, किसी और के घर में भिक्षा मांगकर खा लूंगा। अरे रूपवती, हमारे घर में बाबा को देने लायक कोई भोजन है क्या? हमारे घर में बाबा को देने लायक कुछ भी नहीं है, केवल थोड़े से चावल थे जो तुम्हारे लिए बचा कर रख दिए थे। अगर वह बाबा को दे देंगे तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। भाग्यवान, जाओ और मेरे हिस्से का भोजन है वो बाबा को दे दो। अगर मैंने आपके हिस्से का चावल बाबा को दे दिया तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। तुम उसकी चिंता मत करो भाग्यवान, वैसे भी अगर मैं बाबा को भूखा जाने दूंगा तो मेरे गले से भोजन नहीं उतरेगा, जाओ वह भोजन देकर आओ। सोहन की पत्नी सोहन के अनुसार उसके हिस्से का भोजन बाबा को दे देती है। धन्यवाद बेटा, भले ही तेरे अभी बुरे दिन चल रहे हैं, मगर ऊपर वाला सब देख रहा है, वह एक दिन तेरी अवश्य सुनेगा। फिर अगले दिन सुबह सुबह दोनों सोहन और उसकी पत्नी रूपवती अपने कुएं की खुदाई करने अपने खेत की ओर चल देते हैं। देखो रूपवती, देखो हमारे कुएं में तो एक भी बूंद पानी नहीं है। हाँ, ना जाने प्रभु हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। फिर सोहन कुएं में नीचे उतरकर कुएं की खुदाई शुरू कर देता है। थोड़े समय बाद अचानक से कुएं की एक पत्थर के अंदर से पानी निकलने लगता है। यह पानी कहां से आ रहा है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। मुझे तो लगता है कि यह सब मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो मुझे मिला। भाग्यवान सही कह रही थी और बाबा जी भी सही कह रहे थे। लगता है ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। अब मैं इस पानी से अपने खेत की सिंचाई अच्छी तरह से कर सकूंगा। सोहन बहुत खुश हो जाता है और ऊपर जाकर रूपवती से कहता है, भाग्यवान प्रभु ने हमारी सुन ली, नीचे पत्थर से पानी निकल रहा है। आप सच कह रहे हैं ना? हाँ, भाग्यवान प्रभु ने हमारी सुन ली, अब हमें खेती करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, आपने देखा जो अच्छा कर्म करता है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बहुत समय पहले की बात है, रामपुर नामक एक गांव में शांता नाम की एक औरत रहती थी जिसके 2 बच्चे थे। एक का नाम रानी, दूसरे का नाम राजा था। शांता एक बहुत गरीब औरत थी। दुर्भाग्य से उसका पति भी मर चुका था। शांता घर घर जाकर बर्तन मांजा करती थी, उसी से उसका गुजारा होता था। सुबह सुबह उठकर वह अपने घर का काम करती और बच्चों को स्कूल भेज देती थी। चलो बच्चों, तैयार हो जाओ, तुम्हें स्कूल जाना है ना? हाँ माँ, हम तैयार हैं। बच्चे पैदल ही स्कूल जाया करते थे और इधर बच्चों को स्कूल भेजने के बाद शांता अपने काम के लिए निकल जाया करती थी। गांव वाले एक दूसरे से बात कर रहे थे। अरे भाई देखो, वह अपने बच्चों को स्कूल भेजकर खुद काम करने जाती है, दूसरों के घर बर्तन मांजती है, इसे तो शर्म भी नहीं आती। एक दिन जब वह अपने घर से काम के लिए निकली और वह एक सेठ के यहाँ बर्तन मांजने पहुंची।
सेठ बहुत धनी था, उसके पास अच्छा घर और एक परिवार था। परिवार में एक पत्नी के साथ 2 बेटे थे। परिवार में काफी प्यार था और सेठ जल्दी ही घर से निकल जाया करता था और पत्नी बच्चों को स्कूल भेज दिया करती थी। घर में अकेली सेठ की पत्नी रहती थी, वह भी खाना खाकर जल्दी ही सो जाया करती थी। एक दिन जब वह सेठ के यहाँ काम करने पहुंची तो सेठ के टेबल पर बहुत सारा पैसा रखा था। सेठ भी घर में नहीं था और दोनों बच्चे भी स्कूल जा चुके थे। सेठानी अकेली ही घर में थी। जब दोपहर हुई तो सेठ आया, उसने देखा कि पैसे गायब हैं और शांता भी काम करके चली गई थी। दूसरे दिन जब शांता आई तो सेठ घर पर ही था। सेठ ने शांता से पूछा, शांता, तुमने ही पैसे चोरी किए हैं ना? कल सुबह सुबह जब मैं काम के लिए निकल रहा था तो मैंने टेबल पर काफी पैसे रखे थे और जब मैं दोपहर में घर आया उस वक्त पैसे नहीं थे और उससे पहले ही तुम काम करके घर चली गई थी। तुमने ही पैसे उठाए हैं, सच सच बताओ। शांता बोली, नहीं मालिक, मैंने पैसे नहीं उठाए हैं। नहीं, तुमने ही पैसे उठाए हैं और तुमने ही चोरी की है। शांता घबरा गई। घबराया हुआ देखकर सेठ ने उसे जोर दिया और कहा, नहीं, तुमने ही पैसे उठाए हैं, सच सच बोलो वरना हम तुम्हें जेल में डलवा देंगे। शांता, मैंने तुम्हें अपने घर का काम दिया और तुमने धोखा दिया। तुमने ही हमारे घर चोरी की है। मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगी। शांता बोली, नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। ऐसा झूठा इल्जाम मुझ पर मत लगाए। अगर मैंने चोरी की होती तो मैं आज यहाँ फिर काम करने के लिए नहीं आती। सेठ और सेठानी ने शांता की एक नहीं सुनी। वह दोनों पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़े। पुलिस स्टेशन जाकर उन्होंने रिपोर्ट लिखाई कि शांता ने ही उनके घर में चोरी की है। उसके बाद बेचारी शांता को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया। पुलिस ने शांता से पूछताछ की और पुलिस ने शांता से सवाल किया, शांता, क्या तुमने ही इनके घर में चोरी की है? सच सच बोलो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने चोरी नहीं की है। शांता, झूठ मत बोलो। अगर तुमने चोरी की है तो फिर इन्हें पैसे वापस दे दो और बात यही खत्म हो जाएगी। लेकिन शांता ने कहा कि इंस्पेक्टर साहब, मैंने चोरी नहीं की है। ये लोग मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। बार बार शांता यही बोलती रही कि उसने चोरी नहीं की है, लेकिन उसकी बातें कोई भी नहीं सुन रहा था। इंस्पेक्टर सेठ के घर आया। उसने देखा कि एक माली भी था और वह घबराया हुआ भी था। इंस्पेक्टर अंदर गया, सेठ और सेठानी से बातचीत की और पूछा, सेठ जी, आपके यहाँ कितने नौकर काम करते हैं? सेठ ने कहा, एक माली और एक शांता है जो हमारे यहाँ बर्तन मांजती है। पूछताछ करने के बाद इंस्पेक्टर वापस चला गया और वह उस माली के घर गया। घर में उसकी पत्नी थी। उसने घर जाकर घर की तलाशी शुरू कर दी। तलाशी करते करते उसने उसकी पत्नी से पूछा,
कल तुम्हारे पति काम करके कब घर आए थे? पत्नी ने कहा। इंस्पेक्टर साहब, कल वह जल्दी ही दोपहर को ही घर आ गए थे। इंस्पेक्टर फिर से घर की तलाशी लेने लगा। उसने कुछ देर बाद फिर से माली की पत्नी से पूछा, तुम्हारे पति कल जब काम करके आए थे तब उन्होंने अपने साथ क्या कुछ लाया भी था कि नहीं? तब माली की पत्नी बोली, हाँ इंस्पेक्टर साहब, कल जब वह आए थे तो उन्होंने एक बैग भी लाया था। तो तुम बताओ कि तुम्हारे पति ने वह बैग कहाँ रखी हैं? साहब, उन्होंने बैग मुझसे छुपा कर रखी थी। मुझे नहीं पता है कि वह बैग कहाँ है। इतना सुनते ही पुलिस इंस्पेक्टर ने फिर से तलाशी शुरू कर दी। तलाशी करते करते पुलिस को एक बैग मिला। जब बैग पुलिस ने खोला तो सारे पैसे वही उसी बैग में रखे थे। पैसे मिल चुके थे और चोरी माली ने की थी। पैसे लेकर इंस्पेक्टर सेठ के घर गया और सेठ को पैसे दे दिए। पैसे मिलने के बाद सेठ ने शांता को बुलाया और सेठ ने शांता से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो शांता, मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शांता ने कहा, मालिक, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ। मेरे पति भी नहीं है। मैंने अकेले ही अपने घर का भरण पोषण किया है, इसलिए ऐसा काम मैं कभी नहीं करूंगी। सेठ ने शांता से माफी मांगी और कहा कि तुम यहाँ रोज काम करने आना शांता, हमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर शांता अपने घर चली गई और माली को गिरफ्तार कर लिया गया। इंस्पेक्टर माली को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गया और उसे सजा हो गई। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी पर भी बेबुनियादी झूठे इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। एक समय की बात है, काशीपुर नाम के गांव में मदन नाम का एक गरीब व्यक्ति अपने बूढ़े दादा के साथ रहता था। वो बहुत ही मेहनती और चतुर व्यक्ति था। वो दूसरों के खेतों में काम धंधा करके किसी तरह अपना जीवन यापन करता था। अगर उसे किसी दिन लोगों के खेतों में काम नहीं मिलता तो वो जंगल की तरफ चला जाता था और कभी लकड़ियां काट कर लाता तो कभी जंगल से फल तोड़कर घर ले आया करता। और गांव के बाजार के दिन मदन अपने पुराने साइकिल में सारे सामानों को लाकर बाजार ले जाता और थोड़े बहुत दामों में बेच दिया करता। अरे भाई, केले ले लो, आओ जल्दी आओ, केले ले लो, मात्र 15 रुपए दर्जन। साथ ही साथ ताजा ताजा आम भी ले लो, मात्र 20 रुपए किलो, मात्र 20 रुपए। अरे मदन भाई, लकड़ी कैसे बोझा दे रहे हो? अरे रघु, मात्र 50 रुपए बोझा लकड़ी है, इससे कम में मिल जाए तो मुझे कहना। पूरे बाजार में जाकर देख लो, इससे कम में तुम्हें नहीं मिलेगा। ठीक है, मुझे एक बोझा लकड़ी दे दो। और रघु, तुम अभी लकड़ियां लेने जंगल क्यों नहीं जा रहे हो? अरे क्या बताऊं मदन भाई, आजकल जंगल जाने का समय नहीं मिल पा रहा है और साथ ही साथ घर में लकड़ी भी खत्म हो गई है। खाना बनाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। इतनी मेहनत करने के बाद भी मदन 2 समय का भोजन बहुत मुश्किल से जुटा पाता था। वह हमेशा सोचता था,
कि काश उसे कहीं से थोड़ा सा धन मिल जाए तो वो व्यापार करके खूब सारा धन कमाए और इस गरीबी से हमेशा के लिए छुटकारा पाए। मगर इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे कहीं से धन नहीं मिलता था। मदन के दादा बहुत ही बूढ़े हो चुके थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि किसी दिन वो दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। एक दिन की बात है, सुबह सुबह मदन के दादा मदन को अपने कमरे में बुलाते हैं। मदन बेटा, अरे ओ मदन बेटा, जरा मेरे पास आना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मदन बर्तन साफ करना छोड़कर अपने दादा के पास जाता है। क्या हुआ दादाजी, आप क्यों मेरा नाम लेकर बुला रहे हो? बेटा, अब मुझे लगता है कि मैं बस थोड़े ही दिनों का मेहमान हूँ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तभी मदन के दादा अपनी पोटली से एक हीरे जैसे दिखने वाला सामान निकालकर मदन को देते हुए बोलते हैं, ये लो बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। बस हमारे खानदान की आखिरी निशानी, बस यही मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मदन उस हीरे जैसी दिखने वाली चीज को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। अब मदन के दादा दुनिया को अलविदा कह चुके थे, लेकिन जब भी मदन उस हीरे को देखता वो अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठता। मदन उस हीरे जैसी दिखने वाली चीज को देखकर हमेशा रात को सोचता, मैं इस हीरे से मिलने वाले पैसों से मैं एक अच्छा व्यापार करूंगा और जल्द ही अमीर हो जाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह मदन जल्दी उठकर गांव के ही प्रसिद्ध जोहरी के पास जाता है और मदन जोहरी को हीरा दिखाते हुए बोलता है, जोहरी जी, ये देखिए, मैं आपके पास बेचने के लिए क्या लाया हूँ। आप इसका कितना मूल्य देंगे, बताइए। हीरे को देखकर जौहरी ने अच्छी तरह परखा और बोला, अरे मदन भाई, ये क्या उठा लाए आप? यह कोई हीरा वीरा नहीं है, ये तो बस एक साधारण कांच का टुकड़ा है। बस इतना सुनते ही मदन के पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक गई, जैसे उसके सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं। वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो जाता है और अपना हीरा लेकर वापस अपने घर की ओर चल पड़ता है। लेकिन मदन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, कल तो नगर के सबसे बड़े जोहरी भानु सिंह के यहाँ जाएगा और अपने हीरे की परख करवा कर आएगा। ये सोचकर वो निश्चिंत होकर रात को सो जाता है। अगली सुबह मदन नगर के रास्ते के लिए कुछ जलपान का व्यवस्था करके नगर की ओर निकल पड़ता है। भानु सिंह एक बहुत बड़ा जोहरी था। उसके पास देश विदेश से राजा, महाराजा और मंत्री, सेनापति के साथ ही साथ बड़े बड़े जमींदार उसके दुकान में खरीदारी करने आते थे। मदन पूरे 50 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद आखिरकार नगर पहुंच ही जाता है। मदन नगर में भानु सिंह के दुकान की तलाश करते हुए आगे बढ़ता है। कुछ दूर चलने के बाद मदन भानु सिंह के दुकान पर पहुंच ही जाता है। प्रणाम महोदय, मैं आपके यहाँ बहुत दूर से यह हीरा लेकर आया हूँ, बताइए आप इसका कितना मूल्य देंगे। ये कहकर मदन हीरे को जोहरी को दे देता है। उसे देखते ही भानु सिंह तेज आवाज में बोलता है, क्या बात है, आप मुझे पागल बना रहे हो? मेरे पास इतना फालतू चीजों के लिए समय नहीं है। महोदय, आप अपना हीरा लीजिए और यहाँ से कृपया चले जाएं। मदन ने बनावटी आश्रय व्यक्त करते हुए कहा, ये तो हमारे खानदान की निशानी है, ये तो खानदानी हीरा है जो मेरे दादा को उनके पर दादा ने दिया था। दादा के जाने से पहले वह मेरे को ये हीरा सौंप कर गए। अब थोड़ा घर में परेशानी हो गई है तो सोचा इसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाते। इतना सुनकर भानु सिंह ने हीरे की परख करके बोला, माफ करना महोदय, ये कांच का टुकड़ा ही है। मैं तो इतना पारखी हूँ, किसी भी हीरे को देखकर ही बता सकता हूँ कि वह कितने मूल्य का होगा। तब मदन दुखी मन से बोला,
महोदय आप ऐसा करिए ना, मेरे इस हीरे को अगर आप खरीद नहीं सकते हो तो कम से कम आप इसको अपनी दुकान में ही रख लीजिए। अगर कोई ग्राहक आए तो आप इसे बेच दीजिएगा, वरना कुछ समय बाद आकर मैं ये हीरा ले जाऊंगा। मदन की गिड़गिड़ाहट देखकर भानु सिंह का दिल पसीज गया और वो इस बात पर राजी हो गया कि यह हीरा वो अपने दुकान में रख लेगा, अगर बिकेगा तो बेच देगा, नहीं तो वापस कर देगा। महोदय आप इस हीरे का कुछ तो मूल्य सोचा होगा ना आपने, जो आप रखना चाहते हो। आप बताइए मैं इसे ग्राहकों को किस मूल्य पर बेचूं? महोदय आप इस हीरे की कीमत लोगों को 20,000 रुपए बताइएगा। इतना कहकर बेचारा मदन दुखी मन से अपने घर को लौट जाता है। भानु सिंह अपना नाम खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उस हीरे को किसी को भी बेचने के लिए नहीं दिखाता था। बस वो वैसे ही के वैसे ही पड़ा रहता था। इस बीच बहुत बार मदन दुकान जाकर अपने हीरे के बारे में पूछ चुका था, मगर बेचारे को हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती थी। एक दिन भानु सिंह के यहाँ एक व्यक्ति आया और उसने खुद का परिचय देते हुए कहा, प्रणाम महोदय, मैं पड़ोस के राज्य हस्तिनापुर के राजा हरि सिंह का सेवक हूँ। हरि सिंह अपनी राजकुमारी को उपहार में देने के लिए एक हार चाहते हैं जिसमें एक हीरे का पेंडल लगा होना चाहिए। ये सुनते ही भानु सिंह उसे तरह तरह के हीरे दिखाने लगा। वो व्यक्ति हीरे देखता रहा, मगर उसे कोई भी हीरा पसंद नहीं आ रहा था। उसकी पसंद को देखते हुए भानु सिंह ये समझ गया था कि इसे हीरे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। वो तो बस उसके रूप को देख रहा है। जब उसे व्यक्ति को कोई भी हीरा पसंद नहीं आया तो हार कर भानु सिंह ने मदन वाला हीरा दिखाया। उसे देखते ही वो व्यक्ति चहक उठा और बोला, हाँ महोदय, हाँ, यही वो हीरा है जिसे मैं तलाश कर रहा हूँ। देखो तो कितना खूबसूरत है महोदय, आप इस हीरे का कितना मूल्य लेंगे? भानु सिंह ने मन ही मन सोचा, 20,000 तो मदन ही मांग रहा है, क्यों ना मैं इसकी कीमत 40,000 बताऊं। तो 20,000 मदन को देकर 20,000 का मैं भी लाभ कमा सकूंगा। ये सोचकर भानु सिंह ने 40,000 रुपए बताई। तब वो व्यक्ति बोला, महोदय मैं इतनी धनराशि लेकर तो नहीं आया हूँ, पर इस समय मेरे पास 5,000 रुपए हैं। आप ये 5,000 जमा करके सौदा पक्का कर दीजिए। मैं जल्द ही और रुपए लेकर आऊंगा और यह हीरा ले जाऊंगा। अगर मैं वापस नहीं आऊं तो आप मेरे रुपए को जब्त कर सकते हैं। ये सुनकर भानु सिंह सोचने लगा, उसका तो हर हाल में फायदा है। अगर हीरा बिकता है तो 20,000 उसे मिल जाएंगे, और अगर यह व्यक्ति वापस नहीं भी लेने आया तो 5,000 तो मिल ही रहे हैं। ये सोचकर वो बोला, महोदय सौदा मंजूर है। इस घटना के 2 दिन बाद मदन आया और भानु सिंह से अपने हीरे के बारे में पूछने लगा, महोदय क्या मेरा हीरा बिका या नहीं? अभी तक तो नहीं बिका है भाई, कुछ दिन और रुक जाओ। महोदय आप मेरा हीरा वापस कर दें, क्योंकि मैंने सुना है एक व्यापारी किसी हीरे की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। मैं अपना हीरा उस व्यक्ति को बेच दूंगा और बदले में उचित मूल्य प्राप्त करूंगा। भानु सिंह मन में सोचता है कि अगर मैं ये हीरा मदन को वापस कर दूंगा तो मुझे 20,000 की हानि हो जाएगी। इससे अच्छा है मैं मदन को 20,000 दे देता हूँ और यह हीरा अपने पास रख लेता हूँ। मदन भाई मैं सोच रहा था तुम मुझे ये हीरा बेच दो, मुझे ये हीरा बहुत पसंद आ गया है।
मैं इसे अपनी दुकान में रखना चाहता हूँ, ये लो तुम्हारे 20,000 रुपए। मदन 20,000 रुपए लेकर वापस अपने गांव चला गया। इधर अब भानु सिंह उस व्यक्ति का इंतजार करने लगा जो हीरे खरीदने की बात करके गया था। 2 दिन 4 दिन 2 महीना बीतने को आया मगर वो व्यक्ति वापस नहीं आया। अब तो भानु सिंह को चिंता होने लगी मगर वह क्या करे। उसने सोचा अगर नगर कोतवाल से शिकायत करे तो उसकी कितनी हंसी उड़ेगी। लोग सोचेंगे इतना बड़ा व्यापारी होकर एक साधारण व्यक्ति से ठगा गया। और यह सोचकर उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा। वास्तव में वह व्यक्ति किसी भी राज्य का कोई सेवक नहीं था, वह तो बस मदन का एक दोस्त था। मदन का जब हीरा नहीं बिका तो परेशान होकर राज्य का सेवक बताकर भेजा हुआ था। इस प्रकार उसने भानु सिंह को ठग लिया था। मदन ने उस धनराशि से गांव के चौराहे में ही एक व्यापार खोल लिया और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। तो देखा दोस्तों, आपने लालच का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। इसीलिए आपके पास जो है जितना है उसी में खुश रहना चाहिए, नहीं तो आपका भी हालात भानु सिंह जैसा हो सकता है। तो दोस्तों, आपको अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू।